Okay. So once again, hi everyone. Good morning, good evening to all of you, and a very happy new year. And in this session, we are going to cover our next topic. अभी तक हमने नॉन अलाइन मूवमेंट कवर कर लिया है. What we have covered all these topics 1 to 6 from paper 2 section A and few topics from paper 2 section A which I'm going to cover so far. क्या क्या हमने कवर किया है आई विल बी डिस्कसिंग इट. यहाँ पर हमने क्या क्या कवर किया है इन पेपर 2 सेक्शन बी, एक बार ये देख लेते हैं. सो यहाँ पर अभी तक हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हुआ है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, एंड वी हैव कवर्ड नाम एज वेल, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइन मूवमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो कवर्ड इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास. आज के सेशन में हम कवर करेंगे इंडिया एंड द यूएन सिस्टम को. अब देखिए पेपर 2 सेक्शन ए में जब हमारा ये टॉपिक नंबर 7 है, दिस इज 8, 9, 10, 11 टॉपिक्स आपके यहाँ पर हैं एंड कुल मिलाकर के 8 टॉपिक्स आपके यहाँ पर है. तो इन 11 टॉपिक्स में से अभी तक हमने यहाँ पर वी हैव कवर्ड नॉन अलाइन मूवमेंट, एम्स एंड अचीवमेंट्स एंड रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट एंड न्यूक्लियर थ्रेट यहाँ पर कवर किया है, एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. ये सारे सब टॉपिक्स यहाँ से कवर हुए हैं. अब पेपर 2 सेक्शन ए से आज कौन सा टॉपिक कवर होगा? पेपर 2 सेक्शन ए से आज टॉपिक नंबर 9 कवर होगा. यानी कि आज के लेक्चर में हम फोकस 2 टॉपिक्स पे करेंगे. पहला पेपर 2 सेक्शन ए टॉपिक 9 एंड दूसरा पेपर 2 सेक्शन बी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज टॉपिक नंबर 6. टॉपिक 6 इसको कंसोलिडेटेड वे में आज के क्लास में कवर किया जाएगा. ठीक है. सो दिस इज आवर टारगेट फॉर द डे एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ गोइंग टू बी अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, टॉपिक नंबर 4. वाई? बिकॉज ये कवर करना आसान है कंपैरेटिवली अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी सभी टॉपिक्स से, राइट? क्योंकि बाकी सभी टॉपिक्स में थोड़ा डेप्थ में ज़्यादा जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर में आपके 5 सब टॉपिक्स हैं. ठीक है. सिमिलरली जब हम इंडिया एंड साउथ एशिया कवर करेंगे इसमें भी आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सार्क कवर कर लिया और इनफ हो गया. सार्क तो कवर करना ही है, लेकिन आप देखेंगे कि सार्क यहाँ पर भी आता है. एट द सेम टाइम हम आसियान, एपेक और यूरोपियन यूनियन ये सब मेक श्योर करेंगे कि साथ में कवर हो. दैट्स वाई नेक्स्ट क्लास में हमारा फोकस रहेगा अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ पे. और क्योंकि हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ टॉपिक नंबर 8 की बात करेंगे, यानी कि इकोनॉमिकली क्या सब हो रहा था. हमें ये पता है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एक समय पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ से डिमांड आ रही थी कि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए. ठीक है. तो यानी कि अफ्रीका लैटिन अमेरिका के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या स्टेटस है आज के समय पे. साथ ही साथ ब्रेटन वुड्स आया. ठीक है. वहाँ से लेकर के WTO तक का सफ़र, WTO में जो भी थोड़े बहुत मुद्दे हैं, हालांकि WTO के मुद्दे आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, आपने अपना जब जनरल स्टडीज़ कवर किया होगा, बट स्टिल एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा समझेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज, what is happening and what is the socialist economies and CMEA. I think हमने कभी भी CMEA के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा. We haven't even ever covered आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. सो कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो. एंड वंस दिस इज़ डन तो पहले मैं इसको कंसोलिडेट करूँगी. फाइनली ये कंसोलिडेट करने के बाद हम फिर साउथ एशिया पे एंड इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर एज वेल एज वेस्ट एशिया पे आएंगे. तो दिस इज़ हाउ वी विल गो अहेड विद आर फ्यूचर जो भी हमारी क्लासेस होने वाली हैं. ठीक है. आज का टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया.
यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। तो यहाँ पर अगर आप इसका पूरा सिलेबस देखें तो हमें क्या क्या कवर करना है। पेपर 2 सेक्शन ए का टॉपिक एंड पेपर 2 सेक्शन बी का टॉपिक। पेपर 2 सेक्शन ए में अगर आप देखें तो हमें पहले यूएन के बारे में ही समझना है। यूएन के बारे में हमें समझना है कि कौन सा रोल यूएन को जब बनाया गया तो क्या रोल उसको दिया गया था, लेकिन एक्चुअली में यूएन ने कैसा परफॉर्म किया, उसका एक्चुअल रोल क्या है, एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हमें वो भी समझनी है। फिर आप देखें नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। सो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वैसे तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है आपका, लेकिन हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे, ठीक है, कि इन एजेंसीज का एम क्या था, इन एजेंसीज में मेनली फंक्शनिंग कैसी होती है, क्योंकि समटाइम्स पूछा जा सकता है। वैसे तो देखिए जो चीज़ ज़्यादातर न्यूज़ में बनी हुई होगी उसी पे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। मतलब कि अगर यूएन की कोई ऐसी एजेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के समय पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो WHO पे आप देखेंगे पिछले कुछ साल में क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो जो चीज़ न्यूज़ में होगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। एंड फाइनली द थर्ड सब टॉपिक इज नीड फॉर UN reforms. UN reforms. Then apart from this we have other topic, आपका टॉपिक नंबर 6 यहाँ पर, जिसमें रोल इन UN पीस कीपिंग, इंडिया का क्या रोल है। अब मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने पीस कीपिंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है और क्या क्या मुद्दे हैं। तो अगर आप एक बार अपने नोट्स में से इस चीज़ को पढ़ लेंगे, रिविजन कर लेंगे एक सॉर्ट ऑफ, आपको ये चीज़ ऑलरेडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। यहाँ पर फिर आता है कि डिमांड फॉर परमानेंट सीट। आपको पता है कि इंडिया बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि इंडिया को परमानेंट सीट यहाँ पर दी जाए, परमानेंट मेंबर यहाँ पर बनाया जाए इन सिक्योरिटी काउंसिल, इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आज के सेशन में हमें फोकस करने हैं, ठीक है। तो अगेन फिर से आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि पहली चीज़ जो क्लास में पढ़ाई जा रही है टॉप प्रायोरिटी आप उसको रखेंगे, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं सेकंड नंबर पे आप उसको प्रायोरिटी रखेंगे, और उसके बाद आप चाहें तो कोई भी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। बुक आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई है फॉर हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप फॉलो कर सकते हैं बाय बेलीज एंड स्मिथ। अगर आप चाहें बेलीज एंड स्मिथ का भी ऑल्टरनेटिव है, इफ़ यू हैव एंड्रयू हेवुड की किताब, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे ही है ये भी किताब, आपके पास अगर ये है आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। बेलीज एंड स्मिथ की जो PDF है वो मैंने आप लोगों के साथ में ग्रुप में शेयर ऑलरेडी कर दी है, राइट। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा, नोट्स पे ध्यान दिया जाएगा, फिर ही उसके बाद कुछ आप कवर करेंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें अपनी समझेंगे आज के सेशन में, और हमारा बेसिक चीज़ में सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन। शुरुआत हम देखिए ऐसे करेंगे कि पहले तो थोड़ा सा UN को समझेंगे, UN जब हमें समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद समझेंगे हम कि इंडिया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, और क्या ये डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, व्हाट आर द इश्यूज अराउंड इट, इंडिया के क्या आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, इंडिया किस तरीके के केसेस बनाता है कि हमें इस वजह से परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या हमें उस वजह से परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। सो ऑल दोज केसेस ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने बेसिक्स के साथ में, एंड दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कि क्या रोल था, यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया, और आज के समय पे UN कैसा रोल अपना प्ले कर रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो वी हैव अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिनका नाम है डैग हैमर्स जॉल्ड। आई थिंक ये नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, यूएन पीस कीपिंग वाला टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पर। और इनका यूनाइटेड नेशन को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कहते हैं यूएन वॉज नॉट क्रिएटेड टू क्रिएट हेवन ऑन अर्थ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस धरती को हम स्वर्ग बना सकें। यूनाइटेड नेशन बनाया गया था ताकि इस धरती को नर्क बनाने से बचा जा सके। वी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग हेल। हेल मतलब नर्क, है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। ठीक है, देखिए अगर आप बेसिक फैक्चुअल उसमें भी जाएंगे तो भी आप यही देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन 1945 में इसको बनाया गया, राइट। तो हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर के आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पर। हो सकता है आपने इससे पहले जनरल स्टडीज़ का टॉपिक भी पढ़े हों, और जब जनरल स्टडीज़ में आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो काफ़ी सारी ऐसी फैक्चुअल डिटेल्स आपके सामने आई होंगी। फॉर एग्जाम्पल यूएन क्या है, यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, राइट। तो ओवरऑल हम एक बार वो हल्का सा फैक्चुअल वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था 1945 में। आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, मुझे नहीं लगता मुझे ये बेसिक चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। आज के समय पे यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर स्टेट्स हैं, सबसे बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो पूरा मिशन है, उसका जो जितना भी काम है, उसके जितने भी पर्पस हैं, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे, वो सारे प्रिंसिपल्स कहाँ लिखे हैं? वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं यूएन चार्टर में। ठीक है, तो यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यूएन की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो इसी चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। बाकी यूनाइटेड नेशन में अगर आप एक्टिविटीज़ देखोगे इसकी, तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स या एक्टिविटी क्या है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए आपको। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन का अपना एक प्रियम्बल है, इनका अपना एक चार्टर बना हुआ है, और उसमें ये लिखा गया है कि यूनाइटेड नेशन बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है। इस पर लिखा हुआ है दैट द रोल ऑफ यूएन इज कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको वॉर से बचाया जा सके, टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशंस, आने वाली पीढ़ी को, जो आने वाली जनरेशंस हैं हमारी, ठीक है, वी वांट टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्काउज ऑफ वॉर। स्काउज ऑफ वॉर मतलब वही, वॉर से, लड़ाई से बचाया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन का एम क्या था। यूनाइटेड नेशन का एम था पहले ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, कि कोई भी पर्सन हो, किसी भी एथनिसिटी से आप आते हो, किसी भी देश से आप आते हो। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जूइश कम्युनिटी के साथ में क्या हुआ है। इसी वजह से जब यूएन बनाया गया तो उसमें एक एम ये भी रखा गया, इट एम्स टू प्रमोट द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, साथ ही साथ कि सभी को
आप ये कह सकते हो कि इक्वालिटी के साथ में सभी देशों को ट्रीट किया जाएगा। यूएन में रिकॉग्नाइज किया गया कि चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो, छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, डज नॉट मैटर, यहाँ पर देयर विल बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। सभी देशों को इक्वल स्टेटस मिलेगा, सबकी इक्वल स्टेटस है। साथ ही साथ समाज की बेहतरी करनी है, यानी सोशल प्रोग्रेस की जाएगी। और यूएन किस चीज़ में काम करेगा कि सभी लोगों के लिए सभी लोग इंजॉय कर पाए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और फ्रीडम सभी लोग इंजॉय कर पाए। ठीक है, आपके पास आज़ादी रहेगी तभी तो आपकी लाइफ भी, आप अपनी मतलब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जी पाएंगे। ठीक है, तो ये मेजर एम था, ये मेजर ये चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यूएन का पूरा सिस्टम 3 खंभों पे टिका हुआ है, 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहा जाता है कि यूएन जो है इज क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड पीस। ये 3 पिलर्स पे यूएन को बार बार इसका आकलन किया जाता है, इसको देखा जाता है कि इन 3 मुद्दों पे यूएन खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो पहला है, क्या वर्ल्ड में पीस लाने में सक्सेसफुल रहा यूएन। दूसरा, जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेकंड पिलर इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड थर्ड पिलर जिसलिए यूनियन बनाया गया वॉज डेवलपमेंट। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया उससे हमें 3 पिलर्स मिलते हैं। पहला, क्या वर्ल्ड पीस है कि नहीं। दूसरा, ह्यूमन राइट्स मेंटेन्ड है कि नहीं। एंड तीसरा, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है रोल जो यूएन को दिया गया था कि आप इन 3 मुद्दों पे मेनली काम करोगे। ठीक है, अब ये 3 मुद्दे दिए गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इन 3 मुद्दों में यूएन का एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि एनविजाज रोल क्या है, यूएन को काम क्या दिया गया था। अब समझते हैं कि यूएन का एक्चुअल रोल क्या है। ठीक है, यूएन एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है, अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अगर हम एक्चुअली अभी यूएन कैसा परफॉर्म कर रहा है तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि अभी तक यूनाइटेड नेशन ने क्या अचीव किया है इन कोर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि यूएन ने वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोई इनको अचीवमेंट मिली कि नहीं मिली। द आंसर इज नो, यहाँ कोई खास अचीवमेंट नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के समय पे अगर देखेंगे, देखिए ये 1945 में ही लाया गया था और उसी के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। तो इस रोल को तो यूनाइटेड नेशन इफेक्टिवली नहीं कर पाया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बनाया गया था कलेक्टिव सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी स्टेट अगर दूसरे कंट्री पे अग्रेशन शो करेगा तो यूनाइटेड नेशन के सारे कंट्रीज मिलकर के उस कंट्री के खिलाफ जो है कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन हमने देखा कि 1950 का कोरियन क्राइसिस हो या बाकी सभी कोई भी क्राइसिस हो, सिवाय एक बार जब आपका गल्फ वॉर हुई, सिर्फ वहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन काम किया है। उसके अलावा किसी और केस में कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन हो ही नहीं पाया, इट वॉज पैरालाइज्ड। और इसीलिए आज के समय आप देखेंगे कि क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं हो पाया, तब यूएन पीस कीपिंग में ये लोग शिफ्ट हो गए। और कंट्रीज की तरफ से जो यूएन पीस कीपिंग में कमिटमेंट है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाया है, चाहे फिर वो कोरियन पेनिनसुला हो या इंडिया पाकिस्तान वाला कश्मीर मुद्दा हो, उसको भी रिजॉल्व नहीं हो पाया, या फिर पैलेस्तीन का मुद्दा हो। आज के समय पे आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसमें भी यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। 2 साल होने वाले हैं अगले महीने और ये वॉर कंटिन्यूसली अभी भी चालू है। 2024 आने वाला है, 22 में शुरू हुई थी। ठीक है, सो वर्ल्ड पीस
को लेकर के तो रिकॉर्ड क्या है, बेकार रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है। अब आगे बात करते हैं, क्या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहा, क्या यहाँ पर अचीवमेंट हम देख सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कोई अचीवमेंट नहीं हुई है। आप पूरी दुनिया में इस समय पे देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन आज के समय पे देखे जा सकते हैं, चाहे वो आज के समय का सीरिया का क्राइसिस हो या रोहिंग्या क्राइसिस हो म्यांमार का। रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम साउथ एशिया पे कवर करेंगे, उसके बाद हम म्यांमार पे भी कवर करेंगे। एक्चुअली में म्यांमार एक आसियान कंट्री है, बट इंडिया का डायरेक्ट नेबर है, हमें म्यांमार को डिटेल में कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये रोहिंग्या का मुद्दा क्या है, रोहिंग्या क्राइसिस क्या है, ठीक है। तो चाहे सीरिया का क्राइसिस हो या रोहिंग्या का क्राइसिस हो या अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं, और आप देखेंगे जहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं रही। इनफैक्ट ह्यूमन राइट रेजीम एक ऐसा तरीका बन चुका है कि जिसके वजह से अब आप अपनी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस जो है फुलफिल करते हो। जैसे चाइना में ह्यूमन राइट्स को लेकर के आप इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो, चाइना कहता है हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन में यूएसए क्योंकि डोमिनेट करता है, तो ऐसा नहीं है कि यूएसए या यूरोप जब भी ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करते हैं तो वो बायस्ड नहीं है। यूएसए जो भी इजराइल की तरफ से ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हो रहे हैं उस पर कभी बात नहीं की जाती है यूएसए की तरफ से, तो यूएसए का इस मामले में बायस्ड व्यू है। तो ये तो खैर यूएसए की बात है, यूएसए डोमिनेट्स यूनाइटेड नेशन, तो ऑब्वियसली जब यूएन की बात आएगी तो वहाँ पर यूएस भी आएगा। आज के समय पे देखिए यूएसए में प्रॉब्लम यही है कि कोई एक सिग्निफिकेंट लीडर नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं कोई ऐसा खास बड़ा स्टेटमेंट या यूएसए की तरफ से कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया है, कुछ इनफैक्ट हुआ ही नहीं है। इट फील्स लाइक कि बाइडेन इज देयर बट ही इज नॉट इवन देयर, ठीक है। जिसकी वजह से लोग तो अब बाइडेन को ये भी क्वेश्चन करते हैं कि बाइडेन इज नॉट इवन रियल, एक क्लोन बना करके जिसको मतलब एक सॉर्ट ऑफ मॉनिटर किया जा रहा है, पपेट की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट हाउ ही रिएक्ट्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके देश में एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप हो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बीजेपी बहुत अच्छी है या मोदी जी अच्छे हैं, बट इंटरनेशनल स्केल पे अगर हम बात करें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस समय पे बात करें, तो आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया बहुत ग्लोबल पावर या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट आफ्टर कमिंग टू द पावर, जब से मोदी जी आए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे नेशन का, राइट। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्टेटस क्या है वो काफ़ी राइज किया है। अब उसको आप कुछ भी सेंस में ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिनाई कि ग्लोबल मैप पे इंडिया हैज़ डन वेल व्हेन इट कम्स टू अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लीडरशिप। कांग्रेस के समय पे कोई बोल्ड लीडर या हम कह सकते हैं कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं देखी जा सकती थी। आई मीन मनमोहन सिंह वॉज देयर, बट कोई बोल्ड या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग वहाँ पर नहीं थी। सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, बट सबके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। अगर आपने इस तरीके की चीज़ें एनालाइज की हों तो एट टाइम्स मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हैज सेड दैट कि काफ़ी सिचुएशंस में ही वॉज फीलिंग कंस्ट्रेंट, वो नहीं कर पा रहे थे जो वो करना चाहते थे, राइट। तो दैट वाज आल्सो बिकॉज उस समय पे कोलिशन पॉलिटिक्स थी, मेजॉरिटी नहीं थी, आपके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। ऑल्सो मूक प्राइम मिनिस्टर भी उनको कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इट वॉज ऑल इन ऑल सोनिया गांधी दैट वॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड इसकी अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, आई विल नॉट गो इन टू इट, बट द पॉइंट इज कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की जब भी बात होती है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी नेशन का लीडर कैसे बिहेव कर रहा है उन मुद्दों को लेकर के बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के मैटर पे। अब यहाँ पर अगर मुझे जवाब देना हो तो टू सर्टेन एक्सटेंट हम कह सकते हैं, टू सम एक्सटेंट कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ अचीव किया है डेवलपमेंट की फील्ड पे।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, WHO को देखें, तो WHO हैज़ बिन अ वेरी सक्सेसफुल UN एजेंसी। ठीक है, UN का जो रोल है एज अ मेजर प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अगर आप देखें, वी हैव IMF, वी हैव WTO। ठीक है, तो these institutions were there but they have sidelined United Nation with respect to the development agenda। इन्होंने सारा मेन फोकस रखा है, but we have to certain extent, इसीलिए मैं कह रही हूँ पूरी तरीके से नहीं, एब्सोल्यूट तरीके से नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई डेवलपमेंट में they have been very successful, but to certain extent that is there। यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा काम हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है एनविसाज रोल और एक्चुअल रोल क्या था वो हमने समझा है। ठीक है, बाकी तो जो बेसिक है वो तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन के बैकग्राउंड क्या था। उसको लाने से पहले आपका लीग ऑफ नेशन लाया गया था, राइट, 1919 में, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। वो सारी चीज़ें आई होप यू नो दैट। बाकी आपको ये भी पता है कि UN के मेन 6 ऑर्गन्स हैं। वी हैव इन टोटल ऑफ 6 ऑर्गन्स। ठीक है, वी हैव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 6 organs of United Nation. I'm not talking about agencies, I'm talking about organs. United Nation General Assembly. ठीक है, similarly apart from this we have United Nation Security Council। ये भी एक ऑर्गन ही है UN का। इसके अलावा we have the Economic and Social Council। Next we have the Trusteeship Council। Trusteeship Council। Then we have International Court of Justice। ठीक है, तो आपको ये सारे ऑर्गन्स कवर करने हैं। थोड़ा फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कैसे फंक्शन करते हैं वो सारी चीज़ें, एंड द UN सेक्रेटेरिएट। ठीक है, जैसे कि जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली का काम क्या है? इट इज़ द डेलिबरेटिव बॉडी। जितना मेन आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है, जितना भी डिसीजन मेकिंग होती है, डिबेट डिस्कशन होता है, तो वो जनरल असेंबली करती है। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ द डेलिबरेटिव। डेलिबरेशन का मतलब होता है जहाँ डिबेट और डिस्कशन होता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की जाती है। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव कोई भी देश होता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट होता है। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही है जिसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं। देयर आर 193 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये इकलौती ऐसी बॉडी है जिसका यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। तो हर साल सितंबर के आसपास जो है यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलते हैं, मीटिंग होती है जनरल असेंबली हॉल में। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली हॉल है, यहाँ पर एनुअल सेशंस होते हैं जनरल असेंबली के, और यहाँ पर डिबेट होती है। बहुत सारे मतलब हेड ऑफ़ द स्टेट्स अटेंड करते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी मैटर पे। ठीक है, तो जब भी नए मेंबर को एडमिट करना होता है या बजटरी मैटर पे कोई बात करनी होती है कि बजट क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और जब भी किसी डिसीजन को लेना होता है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ में सारे 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो 193 मेंबर का 2/3 अगर कंट्रीज़ फेवर में वोट करते हैं तो उस मोशन को, उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो सिंपल मेजॉरिटी से लिया जाता है, यानी 2/3 भी अगर सिंपली हाँ कर देंगे तो वो आपका यहाँ पर
डिसीजन लिया गया। ठीक है, मेन मुद्दों पे नहीं, नॉर्मल मुद्दों पे सिंपल मेजॉरिटी से बात करेंगे। ठीक है, यानी कि 51 आप कह सकते हो, 50+1, 50% +1। ठीक है, नॉर्मल मुद्दों पे। लेकिन जब भी बजटरी मैटर पे बात होगी, पीस एंड सिक्योरिटी के किसी मैटर पे बात होगी, नए मेंबर को ज्वाइन कराने की बात होगी, तब 2/3 मेजॉरिटी पे काम चलेगा। खैर, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक प्रेसिडेंट होते हैं, हर साल इनको इलेक्ट किया जाता है, 1 साल के लिए ये काम करते हैं। बाकी यूनाइटेड जनरल असेंबली की कुछ कमिटीज़ भी होती हैं, अपनी फर्स्ट कमेटी, सेकंड कमेटी, थर्ड कमेटी, फोर्थ कमेटी, फिफ्थ कमेटी, सिक्स्थ कमेटी, ऐसे 6 कमेटी हैं। जैसे पहली कमेटी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे काम करती है। अब मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये सारी डिटेल्स बहुत ही फैक्चुअल हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। रही बात सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसको तो अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ही। तो सिक्योरिटी काउंसिल पे मैं अभी आती हूँ, और फिर आती है हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग करती है। मतलब यहाँ पर भी डायलॉग होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ये बॉडी काम करती है, ये बॉडी रिकमेंड करती है इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे। समझ में आया? नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक इश्यूज़ होंगे या सोशल इश्यूज़ होंगे, उन मुद्दों को लेकर के कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया जाता है। जब बात की जाती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो यहाँ पर 54 मेंबर स्टेट्स हैं, 54 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, दिस इज 54 मेंबर्स। 54 मेंबर्स कैसे? हमेशा क्या होता है, यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहाँ से इन 54 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन 54 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए। तो यूनाइटेड नेशन का ये एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनोवेटिव थिंकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बात की जाती है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर काम करेगी। ठीक है, इनका फोकस्ड अटेंशन इस चीज़ पे रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर बहुत सारी बॉडीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आ जाती हैं। जैसे जब आप ILO की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ही एक एजेंसी है। ठीक है, इसी के अंडर में आता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी आप कह सकते हो। या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, या आपने यूनेस्को के बारे में पढ़ा होगा, या WHO है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, IMF, आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वी हैव यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो एक्चुअली में इकोसॉक का ही पार्ट है। समझ में आई ये चीज़? ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट बॉडीज़ भी होंगी इसके अंदर, और भी रिलेटेड बॉडीज़ हैं, जैसे कि वी हैव इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। उसमें नहीं जाना है हमको, बस आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, दे आर विद इन द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सारी जो मेजर UN एजेंसीज हैं, मेजर जो आप पढ़ते हैं मैक्सिमम, वो आपकी इसके अंडर आती हैं। फिर आती है नेक्स्ट काउंसिल विच इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी आप कह सकते हो, नाम से पता चल रहा है, ट्रस्ट टेरिटरी का पहले समझते हैं होता क्या है। तो ये बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट। सपोज कीजिए कि एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, ठीक है, उसको अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में डालते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के, ठीक है, तो होता ये है कि आपको ये याद होगा कि 1919 में जब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, तो लीग ऑफ नेशन में ये चीज़ कही गई थी कि कुछ ऐसी टेरिटरीज होंगी, कुछ ऐसी जगहें होंगी,
दिस वॉज एक्चुअली अ लीगल स्टेटस यहाँ पर दिया गया था। कुछ टेरिटरीज को, ये ऐसी टेरिटरीज थी, ऐसी जगहें थी, ऐसी यू नो पार्ट्स ऑफ द नेशन थे, आप ऐसा कह सकते हैं, विच वर जिनका कंट्रोल बेसिकली ट्रांसफ़र किया गया था एक कंट्री से दूसरी कंट्री को। वॉर लड़ी जाती है, वॉर लड़ने के बाद हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ दैट कंट्री इज ऑक्यूपाइड और उसको ट्रांसफ़र किसी और को दे दिया गया, है ना, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी हुआ। तो उस समय पे कुछ ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट साइन किए जाते हैं जिसमें इंटरनेशनली टर्म्स लिखी होती हैं कि ये टेरिटरी पे उस समय लीग ऑफ नेशन के बिहाफ पे किया गया था। तो ट्रस्ट टेरिटरीज उनको कहा जाता है, यानी ऐसी टेरिटरीज जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल को दिया जाता है कि आप मतलब बेसिकली आप ट्रांसफ़र कीजिए, या लीगैलिटी वो प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन की ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, यानी कि ये सारी जो टेरिटरीज थी जो लीग ऑफ नेशन का पार्ट थी, ये आगे जाकर के यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज का पार्ट बनी, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसी कुल मिलाकर के 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी। देयर वर 11 सर्टेन एरियाज, ठीक है, जिनको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर डाला गया था। हालांकि देखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो रोल था, जो इनको काम दिया गया था, आज के समय पे ये काम पूरा हो चुका है। तो अब जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसकी कोई मैंडेट बची नहीं है, इसका कोई रोल बचा नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये किया जाता है कि इसको या तो कंक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या इसको एक नया एजेंडा दिया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1994 तक आते आते, इट वॉज द ईयर 1994, 1994 तक आते आते ये जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी, इनकी अपनी, या तो ये इंडिपेंडेंट हो गई ये सारी टेरिटरीज, या फिर यहाँ पर एक सरकार आ गई, सेल्फ गवर्नमेंट। तो यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल काम नहीं कर रही है, इसके ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे 1994 में, उसके बाद से काम ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं यूएन के जो आज के समय पे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। सिमिलरली वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो हर एक जैसे बॉडी होती है, उसका एक पॉलिटिकल ऑर्गन होता है, उसका इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गन होता है, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का जुडिशियल ऑर्गन भी होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दिस इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यानी कि जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट वगैरह होता है तो आप यूनाइटेड नेशन के पास जा सकते हो, ठीक है। तो यूएन के चार्टर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाया गया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्चुअली में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एग्जिस्ट करता था लीग ऑफ नेशन के अंडर में 1920 में बनाया गया था, बिल्कुल वैसा ही आपका ये भी बनाया गया है। तो दिस इज़ द जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है। बाकी फिर एक यूएन की सेक्रेटेरिएट है जिसमें सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं और बहुत सारा यूएन का स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ मतलब ऑर्गन्स हैं, इस तरीके से यूएन जो है वो काम करता है। तो आई होप आपको एटलीस्ट एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा यूएन का, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादातर जो एजेंसीज हम देखते हैं वो इसके अंडर आती हैं, ठीक है, इसके अंडर ही आती हैं यूएन की जितनी स्पेशल एजेंसीज हैं, ठीक है। तो यूएन का बैकग्राउंड आपको पता है कैसे लाया गया था। ये ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में कौन कौन सी मतलब यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज वगैरह हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ या कमिटीज़ हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। इसके अलावा भी यूएन के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, यूएन के फंड हैं। यूएन फैमिली में देखिए ये 6 ऑर्गन्स तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इससे जुड़े हुए फंड्स, प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं। एंड इन सभी एजेंसीज की अपनी खुद की मेंबरशिप, अपनी खुद की लीडरशिप, अपने खुद का बजट और टारगेट्स है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूनिसेफ। यूनिसेफ
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको बनाया गया था 1946 में टू प्रोवाइड फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, डेवास्टेशन देखा गया, तो उस समय पे जो बच्चे थे और महिलाएं थे दे वर वल्नरेबल, तो उनको फूड एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ का मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कि बच्चों की जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में जो वुमेन की लॉन्ग टर्म नीड्स हैं उसको यहाँ पर बेसिकली उस पर काम किया जा सके। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो टू एन एक्सटेंट कि जुड़ा हुआ है आपका यूनिसेफ इज देयर। ठीक है, तो कुछ ऐसे एडिशनल फंड्स एंड प्रोग्राम्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे वी हैव यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, ऐसे ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है, उसकी अपनी यूएन हैबिटेट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी यूएन जो आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो मैंने आपको बताया बहुत सारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में आती हैं, वो भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं उसकी, आप अपने आप से एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमसे कोई फैक्चुअल डिटेल्स आता पूछेगा नहीं, अनलेस कि उस पर कोई बात की गई है, अनलेस उस पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, तब हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जब इकोनॉमिक्स कवर करते हैं तो IMF, WTO ये वाला पार्ट आपने वहाँ पर अच्छे से पढ़ा ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी में इनके जो गहरे मुद्दे हैं, क्योंकि अगर मैं अभी आपको IMF या WTO पढ़ाने लगी तो वी विल हैव टू गो बैक कि ये सब क्या होता है। ठीक है, SDRs क्या होते हैं, वो सब फिर इकोनॉमिक्स में हम चले जाएंगे। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ द एजेंडा ऑफ दिस क्लास। आपको यहाँ पर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली हॉलिस्टिक व्यू देते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जा सके। ठीक है, तो खैर, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने जो हमारा बेसिक कोर मुद्दा है उसी पे रहें यहाँ पर। तो अब आज की सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमने स्पेशलाइज एजेंसीज, एम्स एंड फंक्शनिंग, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आई हैव सॉर्ट ऑफ टच्ड अपॉन दोज टॉपिक्स। बाकी आप अपना फैक्चुअल एक बार देख लेंगे, ज़रूरी वैसे इतना नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, रोल ये दिया गया था, ऐसा इसने परफॉर्म किया, लेकिन आज के समय पे UN का क्या है, आज के समय पे क्या सिचुएशन है, अब इस बारे में बात करते हैं। So what is the present situation of UN? Present situation भाई ऐसा है कि United Nation is facing multiple crisis. It is facing multiple crisis. और क्योंकि crisis है तो obviously there is a need of urgent reforms. उसको बदलने की हमें ज़रूरत है, इस बॉडी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि USA जो कि UN को डिक्टेट करता है, ज़्यादातर आप कह सकते हो कि USA डोमिनेट करता है, तो USA आज के समय पे फॉलो करता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते US इसी तरीके की पॉलिसीज, इसी तरीके के डिसीजंस को सपोर्ट करता है जो US के फेवर में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वही US जो UN का सेवियर था, जो UN को सक्सेसफुल बनाने वाला था, उसी US की वजह से यूनाइटेड नेशन जो है वो थ्रेटेंड हुआ है, यानी कि UN की फंक्शनिंग को खतरा है। USA ने कितनी बार ऐसा भी कहा है कि ये सब चलेगा तो हम यूनाइटेड नेशन से बाहर आ जाएंगे, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो यूनाइटेड नेशन की रियलिटी कुछ ऐसी है कि UN को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है USA के द्वारा, ताकि USA अपनी हेजिमनी इस्टेब्लिश यहाँ पर कर सके। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हर एक देश नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करता है, सभी देशों के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 1945 में US ने UN की लीडरशिप क्यों संभाली? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के थ्रू US अपने मंसूबे पूरे करना चाहता था। UN की उस समय पे ज़रूरत USA को ऐसे पड़ी कि
यूएसए वॉज सर्चिंग फॉर न्यू मार्केट्स जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। यूएस ने डोमेस्टिक डिमांड्स अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी, तो यूएस को ट्रेडिंग, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओपन ट्रेडिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करो, इसीलिए आप देखोगे बार बार यूएसए इसी का राग अलापता था। लेकिन आज के समय पे जब से राइज हुआ है चाइना का या इंडिया जैसी कंट्रीज धीरे धीरे डेवलप होने लगी हैं, अब वही यूएस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पे प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज फॉलो करता है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि अब यूएस, वो यूएस जो पहले कहता था कि ओपन करो अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से, ठीक है, अब वही यूएस जो है खुद अलाउ नहीं करता है कि बाहर के प्रोडक्ट्स उसकी मार्केट्स में आकर के बिकें। इसीलिए आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बारे में भी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो भी मॉडल चल रहा है वो यूएस के फेवर में नहीं है अब, इसीलिए यूएसए इस समय पे कहीं पर भी आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेगा। समझ में आई ये चीज़? तो यूएस हमेशा इस तरीके के यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपनी हेजिमनी इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करता आया है। लेकिन जब यूएसए को ये रियलाइज़ हुआ कि सभी कंट्रीज़ इस प्लेटफॉर्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही हैं ताकि वो यूएन के थ्रू यूएसए को काउंटर कर पाए, तो यूएसए ने यूनाइटेड नेशन में इंटरेस्ट देना अपना बंद कर दिया। तो यानी कि आज के समय पे अगर यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर रहा है, अगर आज के समय पे यूनाइटेड नेशन जो है इट इज़ आप कह सकते हो फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, तो उसका सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर कौन है? उसका सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर यूएसए ही है। यूएसए इज़ द बिगेस्ट डिफ़ॉल्टर, इसी की वजह से हुआ है ये सब, ठीक है। आपको पता है यूएस अपनी तरफ से जो मेंबरशिप ड्यू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी समय पे नहीं करता है। सिमिलरली यूएन पीस कीपिंग में भी आप देखेंगे कि यूएसए की तरफ से कभी भी समय पे फंड नहीं आता है और पूरा फंड भी नहीं आता है। तो ये सारी दिक्कत हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत, बहुत फ्रंट्स पे प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन में इस समय पे, और उसी में एक फ्रंट आता है फाइनेंसेस का, बजट एंड फाइनेंसेस का। अगर आप 2013 का डेटा देखें, ठीक है, आज से 10 साल पहले का भी डेटा देखेंगे, तो यूएन का बजट सिर्फ $45 बिलियन है। $45 बिलियन। एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी होती है ना, उसका भी इससे ज़्यादा होता है बजट, बहुत बड़ी कंपनी भी होगी। और यूनाइटेड नेशन जो कि 193 मेंबर कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो कि वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करने की बात करती है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने की बात करती है, इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद इस बॉडी का जो बजट है वो सिर्फ $45 बिलियन है, जो कि ये बताता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन सिर्फ $6 ही पर पर्सन हर साल खर्चा जाता है पीस एंड सिक्योरिटी पे, जो कि बहुत कम है। ये हाईली इनएडिक्वेट है। अगर आप आज के समय पे के चैलेंजेस देखें, क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस ही देखें अगर आप, विच हैज़ बिकम वेरी रियल दीज डेज, आप देखेंगे कि पहले मौसम कितने पेक्यूलियर हुआ करते थे। आज के समय पे मौसम दिखेगा आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ कि ठंड होती ही नहीं है, या मुश्किल से 1 महीने 2 महीने की ठंड बची है, ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है अब तो। यस, और गर्मियाँ आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स चले जाते हैं। तो वी आर फेसिंग द ब्रंट दीज डेज, इतने ग्लोबल चैलेंजेस हैं, और उसके बावजूद जो बजट है वो सिर्फ $45 बिलियन है। हम एक ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जब मल्टीलेटरलिज्म देखा जाता है, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म भी ख़त्म हो रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि नैम जो है, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि क्राइसिस फेस कर रहा है, कि इसका कोई काम नहीं बचा है, कुछ ऐसा कर नहीं रहा है, बिल्कुल वैसे ही यूनाइटेड नेशन भी उतना क्रेडिबल नहीं है, इतना रेलेवेंट नहीं है। पिछले 2 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बड़े बड़े, आप यूक्रेन एंड रशिया वॉर को देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुई, नथिंग हैपेंड सिग्निफिकेंट। इसके अलावा आप देखिए इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट,
इसमें भी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर इनका नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता है एक फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, गैरेथ एवंस, ये कहते हैं, जब यूएन के बारे में ये बात करते हैं तो ये कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को बहुत सपने दिखाए, बहुत सारे ड्रीम्स इन्वोक किए, बहुत सपने दिखाए, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी है, ठीक है। मतलब यूएन बहुत सारे मुद्दों पे काम भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको लेकर के काफी सारा फ्रस्ट्रेशन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब ये पूछा जाता है आज के समय पे कि क्या हमें यूएन की ज़रूरत है, तो इसको लेकर के वी हैव फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, इनका नाम है बन की मून, ठीक है, मून। तो इनका ये कहना है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए आपसे भी पूछा जाता है, तो आप इनको कोट कर सकते हैं कि भाई ये कहते हैं कि आज के समय पे हमें यूएन की ज़रूरत है, वी नीड मोर यूएन देन लेस यूएन, क्योंकि लोगों को लगता है कि यूनाइटेड नेशन तो काम ही नहीं कर रहा है, इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमें आज के समय पे तो यूनाइटेड नेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय पे ग्लोबल थ्रेट्स देखे जा सकते हैं, और ग्लोबल थ्रेट का मतलब है कि अकेली कंट्री खुद से हैंडल नहीं कर पाएगी, एक सिंगल नेशन की कैपेसिटी में ये नहीं आता है कि वो क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को डील कर पाए। इनफैक्ट अगर एक सुपर पावर भी देखेंगे ना, वो खुद अकेली डील नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि अगर हम मान भी लेते हैं कि आज के समय पे भी यूएसए जो है वो सुपर पावर है, तो यूएसए अलोन भी इन सारे थ्रेट्स को मैनेज नहीं कर सकता है। तो आज तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत है यूएन की, तो ऐसा नहीं है कि यूएन को हमें एलिमिनेट कर देना है। फिर पूछा ये जाता है कि अच्छा यूएन तो फेल हो गया, तो इसको लेकर के कहा जाता है कि यूएन फेल नहीं हुआ है, हम फेल हुए हैं। एक्चुअली में एक अपनी स्पीच दी थी यूएन को बनाते समय, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं ट्रूमैन, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उस समय पे कहा था, जब यूएन को ये इनॉग्रेट कर रहे थे, 1945 की ही बात है, तो ये उस समय पे कहते हैं कि देखिए यूनाइटेड नेशन बहुत ही मेलिएबल ऑर्गेनाइजेशन है। मेलिएबल मतलब यूएन को चलाने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूएन फेलियर है कि नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन का फेलियर नहीं है, फेलियर हम लोगों का है कि हम यूएन को उस हिसाब से नहीं चला पाए। जो लोग यूएन को चला रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो कैसा दुनिया चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि यूएन कितना सक्सेसफुल होगा और कितना फेल होगा। तो जितना आप चाहोगे उतना ही सक्सेसफुल बन पाएगा, उससे ज़्यादा तो बन नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दिन को लाने में, वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई थी, इस दिन को लाने में बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस किया है। उन्हीं लोगों की वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम यहाँ हैं और इस बॉडी को बना रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर हम यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं करेंगे तो हम उन लोगों को धोखा दे रहे हैं, उन पुरुष को, उन महिलाओं को मतलब धोखा दे रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस की, इस उम्मीद में कि आगे जा कर के तो कम से कम जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उनके पास में पीस होगा, वहाँ पर तो जस्टिस रहेगा। तो यानी कि अगर आज के समय पे यूएन काम नहीं कर रहा है तो वो हमारी गलती है, हम यूएन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, यूएन को चलाने वाले हम ही लोग हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। और इसीलिए यूएन जब इतने क्राइसिस फेल कर रहा है तो क्वेश्चन यही आता है कि रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स। तो बात करते हैं यूएन रिफॉर्म्स के बारे में।
यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यूएन एक ऐसी चीज़ है, हम रोज़मर्रा के टॉपिक्स में, रोज़मर्रा की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें हम इसको पढ़ते ही हैं, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक बार कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे हमको सारे ऑलरेडी पता हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई रिफॉर्म्स आर नीडेड। मैंने आपको बताया कि यूएन एक ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है, और हमें ये भी पता है कि एनार्की को अगर हमें दूर रखना है तो ग्लोबल गवर्नेंस इशू लिबरल आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली प्रपोज किया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि यूएन काम नहीं कर रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो अगर हम यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट करने का मतलब है कि यूएन के हटा करके यूएन के रिप्लेसमेंट में हमें कोई नया बॉडी बनाना पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर यूएन काम नहीं कर रहा है तो हम एक नई बॉडी बनाएंगे जो काम करे। तो ये कहा जाता है कि भाई नई बॉडी बना के अपने वेस्टेज क्यों करने हैं रिसोर्सेज को, जब ऑलरेडी इतना सब कुछ काम किया गया है, ऑलरेडी इतना सब कुछ बैक में है, स्टाफ है, पूरा असेंबली की लोकेशंस हैं, यहाँ पर असेंबली हॉल है, सब कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन में है, तो आप उसी को क्यों ना रिफॉर्म करें। तो इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर रहा है और उसको एलिमिनेट करने से बेहतर है, नए बॉडी में फंड्स और बाकी एनर्जी लगाने से बेहतर है कि हम इसको रिफॉर्म कर दें। क्योंकि देखिए होता यही है, समय के साथ साथ आपको जब अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं तो आप चेंज होते हो, आप खुद में बदलाव लेके आते हो। तो रिफॉर्म यानी कि बदलाव जो होता है वो नेचुरल होता है एवोल्यूशन में। जैसे एक इंसान में समय के साथ साथ बदलाव आता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव आता है। तो रेलेवेंट रहने के लिए हमें यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टू मेक यूएन रेलेवेंट, ताकि ये रेलेवेंट रहे, ताकि ये वो काम कर सके जो अभी तक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि चलिए ठीक है, रिफॉर्म्स तो लाने की ज़रूरत है, लेकिन किस टाइप के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड। तो अब इसके सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले यूएन में कहा जाता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब इस पूरे इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से ये काम कर रहा है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि अगर आप यूएन सेक्रेटेरिएट को हटा दें, बाकी सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अगर आप पूरे यूएन को बदलने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो तभी पॉसिबल है जब आप यूएन का चार्टर अमेंड करेंगे। तो याद रखिए कि जब तक यूएन चार्टर अमेंड नहीं होगा, जब तक इसमें चेंज नहीं आएगा, तब तक यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यूएन चार्टर में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 बताता है कि यूएन चार्टर में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, अमेंडमेंट इसको कैसे किया जा सकता है। तो आर्टिकल 108 कहता है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, मतलब अगर हमें रिफॉर्म्स भी लेके आने हैं यूएन में, तो ये प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा रिजिड है, इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि जब से यूएन बनाया गया है तब से लेकर के आज तक यूएन चार्टर को सिर्फ 5 बार ही चेंज किया गया है, सिर्फ 5 टाइम्स, गिने चुने समय। जैसे एक बार बढ़ाया, इसको चेंज किया गया था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं
उनका नंबर बढ़ाना था। पहले जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते थे वो कम हुआ करते थे, बढ़ा के इसको 10 कर दिया गया। जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो, उसमें जो स्ट्रेंथ है आज के समय पे है 54 मेंबर्स हैं, लेकिन पहले कम हुआ करते थे, तो उस स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया गया। तो जब वो बढ़ाया गया तो यूएन चार्टर में चेंज लाया गया। और चेंज लाना इतना आसान नहीं है। चेंज कैसे लाया जाता है? यूएन चार्टर में अगर आपको कोई चेंज लेके आना है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 मेंबर्स मिल करके फेवर में वोट करेंगे। ठीक है, ये लोग पास करेंगे, और ये 2/3 मेंबर्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं 5 टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इनका भी कंसेंसस चाहिए होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने अपनी वीटो पावर एक्सरसाइज कर दी तो फिर उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। सिंपल सी बात है। तो इतना ज़्यादा रिजिड है, इसलिए बहुत बार कोशिश की गई, तो चाइना या रशिया की तरफ से हम देखते हैं कि हमेशा ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वीटो पावर उनके पास एग्जिस्ट करती है। अब मान लीजिए कि 2/3 मेंबर्स ने पास भी कर दिया, परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने भी अपना कंसेंट दे दिया। उसके बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी देश हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में जा करके अपनी अपनी जो पार्लियामेंट्स हैं वहाँ से भी रेटिफिकेशन लेकर के आएंगे। यानी जब तक उनकी डोमेस्टिक पार्लियामेंट जो भी है वो हाँ नहीं करती, वहाँ से भी ग्रीन झंडी नहीं आ जाती, तब तक ये चीज़ ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं बन सकती है। समझ में आई ये चीज़ आपको? तो इतना एक्सट्रीमली रिजिड प्रोसेस है अगर हमें यूएन को रिफॉर्म करना है, यूएन में अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या ये सभी चेंजेस लेकर के आने हैं। इट इज़ दैट डिफिकल्ट। ठीक है, एक्चुअली में जब आप यूएन को रिफॉर्म करेंगे तो यूएन चार्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और यूएन चार्टर कहता है, यूएन चार्टर में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 2 क्लॉज 7। ज़रूरी नहीं आपको ये आर्टिकल ऐसे नंबर बाय नंबर याद रहे, बट ये आर्टिकल कहता है कि यूनाइटेड नेशन किसी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो यूएन चार्टर कहता है, आज भी यूएन चार्टर में आपको पता है प्रॉब्लम ये है, यूएन चार्टर को हमें बदलने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यूएन चार्टर में आज भी मेंशन्ड है कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एक्सेस पावर्स हुआ करते थे। आई होप आपको पता होगा अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जब एक्सेस पावर्स थी, उन कंट्रीज़ को आज भी यहाँ पर एनिमी स्टेट्स की फॉर्म में बताया गया है कि ये कंट्रीज़, ये स्टेट एनिमी स्टेट्स हैं, जबकि ये जो कंट्रीज़ हैं आज यूएन का मेंबर हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं आज के समय पे परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, G4 का भी मेंबर है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जापान एंड जर्मनी की। ठीक है, तो आज भी यूएन चार्टर में इन कंट्रीज को एनिमी स्टेट्स की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। तो सोचिए, आज भी 1945 से अगर हम देखें 2024 आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स होने वाले हैं, अगले साल 80 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 80 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको आज भी एनिमी स्टेट्स की तरह रेफ़र किया जाता है, तो इसीलिए भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो सब जगह रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो क्या ये जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, क्या इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? देखिए, वैसे ये कहा जाता है कि जनरल असेंबली तो सही काम कर रही है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो हमें बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बनाना होगा। ये भी सजेशन यहाँ पर दिया जाता है कि आपस में ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। बाकी सबसे बड़ा जो बात होती है वो ये होती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्यों? इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, ऐसी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपस में इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है ओवरलैप करती है। तो फालतू की मल्टीपल एजेंसीज जो आपस में एक दूसरे के मतलब फंक्शनिंग ओवरलैप करती है, उसकी ज़रूरत क्या है? कुछ ऐसी एजेंसीज को हम हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर भी स्ट्रीमलाइनिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी देखिए हमारे पास जो बजट है वो $45 बिलियन के आसपास ही है, रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें फिर आप फालतू की ऑर्गेनाइजेशंस बना करके आपस में जो फंक्शनल ओवरलैपिंग हो रही है, उसको आप पैसे को जो यूज़ किया जा रहा है वेस्टेज उसका अवॉइड कर सकते हो। सिमिलरली मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल कंक्लूड हो गई थी 1994 में। अब इस बॉडी का कोई काम ही नहीं है, तो या तो इसको अबॉलिश कर दिया जाए या फिर इसको एक नई मैंडेट दे दी जाए, एक नया एजेंडा दे दिया जाए, कोई नया काम सौंपा जाए। जैसे मान लीजिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को या तो आज के समय पे कह सकते हैं कि जो ग्लोबल कॉमन्स एरिया है उसको आप गवर्न कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये सजेशन दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये ग्लोबल कॉमन्स एरिया क्या है? ग्लोबल कॉमन एरिया मतलब ऐसे एरियाज जो किसी भी कंट्री के डायरेक्ट टेरिटरी में नहीं आते हैं, ठीक है, वो कहा जाता है कि सभी कंट्रीज को इक्वली बिलोंग करते हैं। जैसे कि एंटार्क्टिक रीजन जो है ये ग्लोबल कॉमन एरिया है। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़, कोई रिसोर्सेज कुछ भी यूज़ किया जाएगा तो पीसफुल तरीके से सभी कंट्रीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, या एक्सेस कर सकती हैं सारी कंट्रीज़ इक्वली। या स्पेस हो गया, स्पेस भी एक ग्लोबल कॉमन एरिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का जो आप बाहर चले जाते हो, स्पेस में चले जाते हो, सैटेलाइट्स हैं तो ये सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में है तो ये तो हमारा हो गया, वो नहीं है। वो ग्लोबल कॉमन्स है, एनीबडी कैन यूज़ इट। आप उसको फेयरली यूज़ कर सकते हो, सभी कंट्रीज उसको इक्वली यूज़ कर सकती हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल की कोई मैंडेट है नहीं, तो ऐसे एरियाज की गवर्नेंस के लिए, जो कि आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप देखोगे कि स्पेस न्यूक्लियराइजेशन की बात की जाती है आज के समय पे कि हो सकता है आने वाले समय पे जो कंट्रीज है वो स्पेस में भी न्यूक्लियर वेपन्स लगा दें अपने, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है, इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को या तो अबॉलिश कर दो या नई मैंडेट दे दो। यूएन सेक्रेटेरिएट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम कैसी है, जैसे यहाँ पर भी काफ़ी बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं, रेड टेपिज्म एग्जिस्ट करता है, ब्यूरोक्रेसी में उतने स्टाफ मेंबर नहीं हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ट्रेनिंग इतनी नहीं प्रोवाइड की जाती है जो लोग यूएन के लिए काम करते हैं, या यूएन सेक्रेटेरिएट की कैपेसिटी उतनी नहीं है चीज़ों को हैंडल करने की, तो उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। सिमिलरली आपको याद होगा हमने यूएन पीस कीपिंग के बारे में भी बात की थी। तो यूएन पीस कीपिंग में भी हमने देखा था कि ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। और जैसे कि ट्रम्प की तरफ से अगर आप देखें तो जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो ट्रम्प ने उस समय पे जितना बजट यूएसए की तरफ से आता था उन्होंने $600 मिलियन कम कर दिए थे। बेसिकली दिस वॉज कट ऑफ, राइट। सो दिस हैपेंड। तो यूएन पीस कीपिंग में ये भी मुद्दा है, यहाँ पर भी इसको भी बदलने की ज़रूरत है कि भाई टाइमली बेसिस पे फंड आते रहे एंड साथ ही साथ ये मेक श्योर करना कि फंड ज़्यादा आए कंपैरेटिवली। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि यूएन में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तो फाइनेंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। वी नीड टू इंक्रीज द बजट। सभी कंट्रीज़ का जो भी ड्यू बनता है, जो उनको देना चाहिए वो दिया जाना चाहिए, समय पे दिया जाना चाहिए।
and we need to ensure independent source of income for United Nation also. Like अभी क्या होता है कि यूएन अपने आप में, यूनाइटेड नेशन कोई ऐसा मतलब कुछ अर्न नहीं करता है, अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दूसरी कंट्रीज की फंडिंग पे उसको डिपेंड होना पड़ता है। तो एक सजेशन ये दिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन एक टाइप का टैक्स ले सकता है जिसको कह सकते हैं टोइंग टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं दुनिया भर में, उन सब पे एक छोटा सा, जैसे हो सकता है 0.5% या 0.2%, मे बी 1% या वॉट एवर, 1% तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कहा यह जाता है कि उस पर कुछ टैक्स लगा दिया जाए, और वो टैक्स का जो पैसा होगा, वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे यूएन को रन किया जाए ताकि इफ़ेक्टिवली भी रन हो, समय पे ये लोग भी मजबूत रहें और काम कर पाएँ। बाकी इसी के थ्रू अगर खुद के अपने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होंगे ऑब्वियसली, तो करप्शन को भी हैंडल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो सजेशंस हैं वो यूएन के बारे में दिए जाते हैं कि हमें यूएन में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की वजह से। अब आगे बात करते हैं, जो एक चीज़ यहाँ पर यूएन रिफॉर्म्स में बची है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स। इसके बाद फिर हम इंडिया एंड द यूएन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली हमें यही बात करनी है कि इंडिया की तरफ से जो डिमांड होती है परमानेंट सीट की, वो इंडिया की तरफ से क्या डिमांड होती है। ठीक है, तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है इट इज़ द न्यूक्लियस, मतलब जो मेन चीज़ है ना यूएन सिस्टम की, जो आप कह सकते हो कि इट इज़ द ओनली बॉडी, ये कहा जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि ये इकलौती ऐसी बॉडी है यूएन ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज़ द ओनली बॉडी ऑफ यूएन विच हैज़ टीथ टू बाइट। टीथ टू बाइट मतलब कि जिसके पास में पावर है टू पनिश। आपको मैंने याद होगा हॉब्स के समय पे हमने जब थॉमस हॉब्स पढ़ा था तो वहाँ पर आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन आप बनाते हो जिसको आप पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, तो अगर आप पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं दोगे ना तो उस इंस्टीट्यूशन का कोई काम नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करेगा उसको। ठीक है, वो तो फिर सिर्फ महज एक वर्ड्स हो गए, शब्द हो गए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम होगा, इन रियलिटी आपको कोई बड़ा चेंज दिखेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसके पास में पावर ऑफ पनिशमेंट है। पावर ऑफ पनिशमेंट मतलब ये रियलिटी में कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो कॉम्पोजिशन इसका कुछ ऐसा है कि देयर आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑल्सो। अब ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये एट ऑल टाइम्स 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल पे चेंज होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल पे इनका इलेक्शन होता है और 2 साल के लिए ये रहते हैं। तो ज़्यादातर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आते हैं, मतलब बेसिकली ये रोल प्ले करते हैं। लेकिन उसमें भी ये जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके पास में वीटो पावर एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन में एक्चुअली में यूएसए को पता था कि जब तक जो कंट्रीज़ मैटर करती हैं वो सारी कंट्रीज़ अगर यूएन का पार्ट नहीं बनेंगी तो यूएन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो यूएसए ने उस समय पे यूएसएसआर को इनवाइट किया कि आप भी यूएन के मेंबर बन जाइए। यूएसएसआर वॉज नॉट रेडी, लेकिन यूएसएसआर ने कहा, यूएसएसआर ने ही प्रपोज किया था वीटो पावर को। यूएसएसआर ने कहा कि हम ज्वाइन तो करेंगे लेकिन अगर किसी मुद्दे पे हमें पसंद नहीं आया और हमने मना कर दिया तो आप हमको ये प्रॉमिस कीजिए कि आप उस चीज़ को लेकर के काम नहीं करेंगे।
तो यूएसए ने कहा कि ठीक है हम नहीं करेंगे, और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो बातचीत यहाँ पर हुई उसको यूएन चार्टर में डाला गया। ठीक है, तो यूएन चार्टर में ही लिखा है कि जब तक कोई अगर परमानेंट मेंबर कंट्री अगर वीटो पावर एक्सरसाइज कर रही है तो फिर उस एक्शन को वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब तक कंसेंसस नहीं होता है ना यहाँ पर, तब तक आगे बात नहीं बनेगी। तो आज के समय पे जब बात की जाती है ना कि ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, या यूपीआर ले आएंगे, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे, इस बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो कहा यही जाता है उस समय पे भी कि रशिया ने क्योंकि ये चीज़ यूएन चार्टर में डाल दी थी, तो रशिया कहता है कि यूएन चार्टर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। और यूएन चार्टर चेंज करने का मतलब ही यही है कि जितनी भी परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो सब के सब हाँ करेंगी, तभी यूएन चार्टर चेंज होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है सारी कि परमानेंट मेंबर कंट्रीज के पास में है वीटो पावर, और वीटो पावर एक टाइप का अल्टीमेट वेपन है इन कंट्रीज के पास में, जो यूएन को फंक्शन करने से रोकता है। ठीक है, कि यूएन इनके खिलाफ फंक्शन नहीं कर पाएगा, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। और इसीलिए आप देखोगे कि जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब ऐसा क्रिटिकल मोमेंट्स आए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से उन क्रिटिकल सिचुएशंस में डिसीजन नहीं लिए गए, क्योंकि वीटो पावर एग्जिस्ट करती थी। तो ऐसी भी चीजें हैं कि यूनाइटेड नेशन, जब भी यूनाइटेड नेशन और उसकी जो एजेंसीज हैं वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत ही हैवीली से होता है, यानी इनकी सुनी जाती है। ठीक है, तो आज के समय पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट पार्ट है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही है, कि परमानेंट मेंबर कंट्रीज अलाउ ही नहीं करते हैं यूएन को फंक्शन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर हुई, तो रशिया और चाइना जैसी कंट्री अगर यूएन में कुछ सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ करने की कोशिश भी की जाएगी ना, तो ब्लॉक कर देंगे वो उसको वीटो पावर एक्सरसाइज करके। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन बिना क्रिटिसिज्म, बिना एलिगेशंस के हुआ ही नहीं है आज तक। कोल्ड वॉर के समय पे भी आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डिवाइडेड था। एक जगह पर आप देखेंगे कि चाइना एंड रशिया है एक ग्रुपिंग में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और दूसरी जगह आपको बाकी के 3 कंट्रीज दिखेंगे जिसमें यूएस, यूके एंड फ्रांस आता है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी सी इज कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खुद डिवाइडेड है, उस समय पे भी था, आज भी है। तो अगर हमें यूएन को इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें अर्जेंट जरूरत है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव लेकर के आए। इस बॉडी को हमें इम्पार्शियल बनाना है। अभी दिक्कत ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और यूनाइटेड नेशन के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट भी नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज के समय पे काम कर रही है ना, उसको आप ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते हो। इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि रिफॉर्म लाने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके की भी बातें होती हैं कि देखिए, दुनिया में है 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, अब उनमें से एक एंटार्क्टिका है। अब एंटार्क्टिका को तो चलिए हम साइड में रख देते हैं क्योंकि वो ग्लोबल कॉमन्स है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी ये कॉन्टिनेंट्स हैं अगर हम देखें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आ जाता है यूएस का प्रेजेंटेशन। यूएस रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। अमेरिकन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिर हम बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अलावा वी हैव लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, यहाँ से तो कोई कंट्री है ही नहीं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव हो। इसीलिए ब्राजील यहाँ से आज के समय पे G4 कंट्री का पार्ट है, एस्पायर करती है कि भाई हमें भी बनाया जाए
सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, क्योंकि साउथ अमेरिका से कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप यूरोप से देखें तो यूरोप से जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, वो ओवर रिप्रेजेंटेड है। यूरोप देखने में बहुत ही छोटा है ना। यूरोप साइज वाइज देखेंगे तो बहुत छोटा है, लेकिन यूरोप से यूके एंड फ्रांस जैसी कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओवर रिप्रेजेंटेशन बोल दिया जाता है। यूरोप का एक भी होता तो इनफ था। फिर वहीं हम देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंट वाइज हेयर टिपिकली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ओवरऑल अगर हम पॉलिटिकली या जियो पॉलिटिकली देखते हैं तो ये सब चीजें देखी जाती है। वहीं हम एशिया से देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, यहाँ से सिर्फ रशिया एंड चाइना को है। अब आप देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन इस समय पे है 144 करोड़ लोग, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, और आज के हिसाब से 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में। तो 8 बिलियन में से 1.5 बिलियन बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है ये। तो इंडिया को तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन एशिया से हम कहते हैं कि अंडर रिप्रेजेंटेड है एशिया, तो यहाँ पर इंडिया को मिलनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है परमानेंट मेंबरशिप। इसके अलावा अफ्रीका अगर आप देखें, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। अफ्रीका इज आफ्टर एशिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, लेकिन उसके बावजूद अफ्रीका से एक भी कंट्री को रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं मिला है। तो प्रपोज ये किया जाता है कि अफ्रीका से कम 2 मेंबर्स ऐसे चूज किए जाने चाहिए जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप देनी चाहिए, परमानेंट वाली। लेकिन अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 मेंबर्स कौन से होंगे, इसको लेकर के भी कंसेंसस नहीं है। यानी इसको लेकर के अफ्रीकन यूनियन में आपस में ही कोई क्लैरिटी नहीं है कि किसको बनाएं हम परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो आज के समय पे फिर उसी में जापान और जर्मनी जैसे कंट्रीज आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमें भी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। ब्रिटेन और फ्रांस को अगर आप देखेंगे तो इनकी एरा जा चुकी है। ब्रिटेन और फ्रांस आज के समय पे कोई खास बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन के बैठे हुए हैं। तो यानी कि आज का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज की जो जियो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें कौन कौन से अर्जेंट रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रॉब्लम है वीटो पावर को रिफॉर्म कर दो। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो को लेकर के प्रॉब्लम है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ये उस समय पे भी कंट्रोवर्शियल थी जब बनाया जा रहा था यूएन को, लेकिन क्योंकि यूएसएसआर उस समय पे डाउटफुल था कि वेस्टर्न कंट्रीज यूएन को फिर यूज़ करेंगे अपने फ़ायदों को पूरा करने के लिए, इसीलिए यूएसएसआर ने वीटो पावर को सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस था कि यूएसएसआर को भी रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में हमने देखा था कि कोई भी सिग्निफिकेंट या रेलेवेंट कंट्री अगर बॉडी का पार्ट नहीं होगी तो वो सक्सेसफुली भी रन नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में फिर यूएसएसआर को लाने के लिए वीटो पावर भी लेके आया गया। लेकिन वीटो जो पावर है ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन अ प्रिंसिपल मैनर। मतलब आप सही तरीके से वीटो का इस्तेमाल ही नहीं करते हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जो परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है कि इनके पास वीटो पावर है, बट एक्चुअली में इसको कह दिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है डबल वीटो। डबल वीटो का मतलब क्या होता है? देखिए, टोटल स्ट्रेंथ मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताई थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या है, 15 मेंबर कंट्रीज हैं, देर आर 15 मेंबर्स। तो अगर इन 15 मेंबर्स को हम देखें, डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है,
जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर या इश्यूज या मैटर्स उठाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन मुद्दों को दो मैटर्स पे डिवाइड किया जाता है। एक मैटर होता है प्रोसीजरल मैटर, कि अच्छा पहले देखेंगे कि ये मुद्दा है तो इसको प्रोसीजरल मैटर में डालो, या ये मुद्दा है तो इसको सब्सटैंटिव मैटर में डाल दो। दो टाइप के मैटर होते हैं, दो टाइप के मुद्दे होते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। प्रोसीजरल मैटर का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि कोई मुद्दा उठाया गया, तो उसको पास करने के लिए कम से कम 9 कंट्रीज, 15 में से 9 मेंबर्स होने चाहिए जो वोट करें उसके फेवर में, तब वो मैटर जो है वो ले लिया जाएगा, फेवर में उसके काम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्सटैंटिव मैटर में क्या होता है, इस केस में 9 मेंबर कंट्रीज का ही अफर्मेटिव वोट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो किसी भी सूरत में वीटो एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपनी, यानी एक भी कंट्री ने अगर वीटो एक्सरसाइज कर दी तो ये जो सब्सटैंटिव मैटर है वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज भी थी, तो 10 में से अगर 9 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज भी हाँ कर देती हैं प्रोसीजरल मैटर पे, तो वो एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन सब्सटैंटिव मैटर पे प्रॉब्लम ये होती है कि 9 मेंबर्स तो चाहिए, लेकिन उसमें ये जो 5 मेंबर्स हैं ना, इनकी हाँ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी वीटो एक्सरसाइज कर दी तो वो मैटर नहीं, उस पर कुछ काम किया जाएगा। पहला तो प्रॉब्लम ये है वीटो का। लेकिन मैंने क्या कहा, डबल वीटो। डबल वीटो का मतलब होता है, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये जो सब्जेक्ट आ रहा है, ये जो मुद्दा आ रहा है, कौन सा मुद्दा प्रोसीजरल होगा, कौन सा मुद्दा सब्सटैंटिव होगा, ये भी परमानेंट मेंबर जो कंट्रीज हैं वो डिसाइड करती हैं। यानी कि हमें 2 स्टेजेस में वीटो देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। परमानेंट मेंबर कंट्रीज डिसाइड करती हैं कौन सा मुद्दा सब्सटैंटिव है। जो मुद्दा सब्सटैंटिव होगा, जो उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट में काम करेगा या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर सकता है, उस मुद्दे को वो सब्सटैंटिव बता देते हैं और वहाँ पर खुद सारा कंट्रोल ले लेते हैं। और वहाँ पर अगर वीटो एक्सरसाइज कर दी तो वहीं पे काम खत्म हो गया, वो एक्शन लिया ही नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, डबल वीटो की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि वीटो पावर को ऑल टुगेदर हटा ही देना चाहिए। लेकिन उसको हटाया भी नहीं जा सकता है जब तक ये 5 मेंबर कंट्रीज जो है परमानेंट वाली, जब तक ये हाँ नहीं करेंगे हटाने के लिए, तब तक हटाया ही नहीं जा सकता है। फिर एक सजेशन ये किया जाता है, एक रिकमेंडेशन ये दिया जाता है कि नए मेंबर कंट्रीज को अलाउ करो कि वो भी परमानेंट मेंबर्स बने, लेकिन जो नए परमानेंट मेंबर्स बन रहे हैं उनको वीटो पावर मत दो। यानी कि ये जो G4 कंट्रीज हैं, जिसमें बिग जे कंट्रीज आते हैं, बिग जे कौन सी, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान, तो ये चारों कंट्रीज को अगर आप परमानेंट मेंबरशिप देते हैं, दे दीजिए इनको परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन इनको वीटो पावर नहीं मिलेगी, ऐसा भी सजेशन दिया जाता है। या फिर एक सजेशन दिया जाता है कि जिस मैटर को यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने ब्लॉक कर दिया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसको ओवरराइड किया जा सकता है अगर कोई डेडलॉक है, 2/3 मेंबर्स मिल करके अगर उसके फेवर में वोट करें तो। लेकिन इसको करने के लिए भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो वही हो गया ना, यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन, यूपीआर, जिसको लेकर के रशिया ने कहा था कि आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि यूएन चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और यूएन चार्टर को बदलने का मतलब है कि परमानेंट 5 कंट्रीज वीटो पावर एक्सरसाइज ना करें। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ा डेडलॉक है यहाँ पर। तो पहला प्रॉब्लम तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, वीटो पावर को लेकर के हमें बदलने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम है यहाँ पर
मेंबरशिप की, और मेंबरशिप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अभी आपके साथ। मैंने आपको ये खुद बताया कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था, उस समय पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्ट्रेंथ हुआ करती थी 51। उस समय पे परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5, और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हुआ करते थे? सिर्फ 6। लेकिन आज के समय पे इसको बढ़ा के 10 कर दिया गया है, और ये बढ़ कर के 193 हो गए। ठीक है, तो समय के साथ साथ मेंबरशिप बढ़ाई गई। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाए गए, सब कुछ बढ़ाया गया। लेकिन आज के समय पे प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऐसी है, जो मैंने आपको बताया, कि अफ्रीका से एक भी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट नहीं है। अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, लैटिन अमेरिका को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एशिया से जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, इट इज अंडर रिप्रेजेंटेड, और यूरोप से जो रिप्रेजेंटेशन है वो ओवर रिप्रेजेंटेड है, वो होनी नहीं चाहिए उतनी। तो यही कारण है मेंबरशिप में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेंबरशिप रिफॉर्म्स भी चाहिए, लेकिन मेंबरशिप भी अगर चेंज करोगे तो उसके लिए भी यूएन चार्टर चेंज करना है। यूएन चार्टर चेंज करने का मतलब है कि वीटो पावर आ जाएगी फिर से। तो दैट मीन्स कि देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। समझ में आई ये चीज? अंडरस्टूड? फिर ऐसी कंट्रीज भी आती हैं जैसे कॉफ़ी क्लब हो गया, जिसमें आपका कॉफ़ी क्लब में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं जो ब्लॉक करते हैं G4 कंट्रीज़ की मेंबरशिप को, परमानेंट मेंबरशिप को। ये कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है यूएन में रिफॉर्म लाने की। इटली आता है, ये सभी कंट्रीज़ आते हैं जो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इन कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप देने की। बाकी वही है कि अफ्रीकन यूनियन से भी काफ़ी रिस्पॉन्स आता है कि कम से कम हमारे यहाँ से 2 कंट्रीज़ होने चाहिए अफ्रीकन यूनियन से। लेकिन फिर वही है कि वीटो नहीं दिया जाएगा उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में, उनको पता ही नहीं है कौन से 2 कंट्रीज़ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करें। सिमिलरली आपको पता है एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर नहीं देखी, वो है मिडल ईस्ट। इस बारे में तो बात ही नहीं होती है। आप ये पूरा ध्यान दीजिए, इतनी सारी बात हुई, हमने ऑलमोस्ट हर रीजन के बारे में बात की, लेकिन मिडल ईस्ट के बारे में नहीं की। मिडल ईस्ट, यहाँ पर वेस्टर्न नैरेटिव सेट किया जाता है कि यहाँ तो इनको तो रिप्रेजेंटेशन और वो सब क्या ही, ये तो कंट्रीज़, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और यूएस इनके साथ में डायरेक्ट अपने रिलेशनशिप के चलते इन्फ्लुएंस करता है इनको। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से भी डिमांड आती है, जैसे वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC, या अरब लीग है। तो यहाँ से भी डिमांड आती है कि मुस्लिम कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए परमानेंट मेंबर काउंसिल में। वाई? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर जो मिडल ईस्ट का एरिया है वो देखिए कितना कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, डिस्प्यूट कितने होते हैं वहाँ पर। तो यूएन की तरफ से इतना इंटरवेंशन होता है, और बावजूद इसके आप बात ही नहीं कर रहे हो कि मिडल ईस्ट से भी कोई कंट्री हो। ये भी प्रॉब्लम है। तो कहा यह भी जाता है कि यूरोप तो ऑलरेडी इतना ओवर रिप्रेजेंटेड है, तो फिर ये जो G4 कंट्रीज में जर्मनी को भी बोला जाता है कि परमानेंट मेंबर बनाओ, इसकी क्या जरूरत है, इसको तो अलाउ ही मत करो। आज के समय पे अगर आप देखोगे, यूरोपियन यूनियन की वजह से पूरे यूरोप में एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन डिफेंस पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। तो यूरोपियन सीट्स को सारे को मर्ज करके एक सीट बना देना चाहिए, ऐसा सजेशन दिया जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ना ब्रिटेन मानेगा ना फ्रांस मानेगा।
सिमिलरली लैटिन अमेरिका से वैसे ब्राज़ील को रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, वो भी कंसेंसस नहीं देते कि भाई ये मेंबर है, इसको हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा लैटिन अमेरिका को। फिर कॉफ़ी क्लब वाले तो हैं ही महान, ये बॉडी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ अमेंडमेंट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इनको इंक्लूड करने की। अब इस सब में एक और कैटेगरी ऑफ कंट्रीज है जिनको भुलाया जाता है, ठीक है, जिनको हम भूल गए, जिनको हमने बात ही नहीं की, क्योंकि यूएन भी बात नहीं करता है। एंड दीज कंट्रीज आर द स्मॉलर आइलैंड नेशंस ऑफ पैसिफिक, जो पैसिफिक के छोटे छोटे कंट्रीज हैं, एंड कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज के बारे में इनकी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये भी अपनी खुद की प्रपोज करते हैं कि अच्छा भाई हमें भी प्रोवाइड करो। तो पॉइंट इज दैट कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेंबरशिप में। तो एक बार एक फॉर्मूला भी दिया गया। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कॉफी एनन। कॉफी एनन का कहना था कि दो फॉर्मूला हम फॉलो कर सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि हम 9 नए मेंबर्स ऐड कर दें, ठीक है। कैसे? एक तो G4 कंट्रीज को ऐड कर दो, 2 कंट्रीज आप अफ्रीका से ले लो, ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गए आपके 6, और 3 और कंट्रीज को ऐड करो, लेकिन नॉन परमानेंट बना के 3 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स और बना दो। जैसे अभी 10 हैं, उसको 13 कर दो। लेकिन कॉफी एनन ने कहा कि ये फॉर्मूला में आप किसी भी कंट्री को, जो भी नया मेंबर होगा, उनको वीटो पावर नहीं देंगे। या तो हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, या इन्होंने कहा कि 9 ही मेंबर्स ऐड करो नए, ठीक है, लेकिन उसमें 8 ऐसी कंट्रीज हों जिनको सेमी परमानेंट स्टेटस दो। सेमी परमानेंट मतलब पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है, ठीक है, सेमी परमानेंट, एंड एक नॉन परमानेंट दो, एक बढ़ा दो, 10 की बजाय 11 कर दो। एक फॉर्मूला ऐसा था। मतलब ये तो फॉर्मूला है, बातें हैं, सिर्फ सजेशंस हैं, कहने का मतलब है। और इन दोनों में से पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कहता है हाँ ये सही है, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि इसमें G4 आ जाते हैं, जिसमें इंडिया आता है ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इनफैक्ट 2015 में 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये रेजोल्यूशन था टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस बाय कंसेंसस, बाय कंसेंसस। ये रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया, एंड इसमें कहा गया कि हर एक कंट्री जो होगी वो रिटर्न सबमिशन लिख करके बताएगी, लिख करके सारा काम डिस्कस किया जाएगा फॉर्मल टेक्स्ट पे। मतलब सारा जिसका रिकॉर्ड हो, सिर्फ ये नहीं है कि बोल करके कुछ भी बोल गए। टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस होंगे और कंसेंसस के थ्रू हम काम करेंगे, कुछ ऐसा रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कुछ मतलब करने की कोशिश की गई। बट वी ऑल नो कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी रिफॉर्म्स के बारे में। अब आते हैं पीछे और देखते हैं इस चीज़ को, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी यही है कि इंडिया एक परमानेंट सीट चाहता है, राइट। अगर हम बात करें इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट की,
तो इंडिया बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि इट गेट्स दिस हाई सीट, इट गेट्स अ सीट एट हाई टेबल। हाई टेबल मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि डिप्लोमेसी को करने में, ये सब चीज़ों में काफ़ी मदद मिलेगी इंडिया को। अब अपने समय पे नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये क्लियरली कम्युनिकेट किया था कि इंडिया को अपना एम बनाना होगा कि पूरी दुनिया में उसकी जो प्लेस है, जो उसकी सही प्लेस है, जो उसकी राइटफुल प्लेस है, वो हम अचीव कर पाए, जो इंडिया डिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि नेहरू कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत ही महान है, और इसीलिए पूरी दुनिया में जो हमारी सही, जो चीज़ हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा हक है या जो हमारी पोजीशन है, वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इंडिया को आज के समय पे परमानेंट सीट मिलती है, तो ये एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होगा कि इंडिया जो है एक ग्रेट पावर स्टेटस इंडिया को मिल जाएगा अगर हमें परमानेंट मेंबर सीट मिलती है। वी विल बिकम अ ग्रेट पावर। क्योंकि देखिए, आज के समय पे थ्योरेटिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंडिया को मिडल पावर माना जाता है। मिडल पावर मतलब ऐसी पावर जो अपने आप में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी के साथ में मिल करके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए इंडिया एक मिडल पावर है। लेकिन अगर इंडिया एक परमानेंट मेंबर स्टेट बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया को ग्रेट पावर स्टेटस यहाँ पर मिल जाएगा। इंडिया को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और इंडिया को आज के समय पे इंटरनेशनल पीस को लेकर के वैसे भी एक बहुत ही मेजर स्टेक होल्डर माना जाता है, और तब तो और भी ज़्यादा माना जाएगा। तो इंडिया ने बहुत तरीकों से बहुत स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, बहुत तरीके लगाए कि इंडिया को परमानेंट सीट मिले। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसीलिए इंडिया अपना केस जब बनाता है परमानेंट सीट के लिए तो देता है। जैसे इंडिया अपने आप को कहता है दैट वी आर द चैंपियन ऑफ पीस। हम जो हैं दुनिया में पीस, शांति कायम रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं डिसआर्ममेंट हो, सभी लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दें। इंडिया कहता है एनपीटी अभी बायस्ड है, इसीलिए हम त्याग नहीं रहे, लेकिन अगर पूरी दुनिया रेडी है करने के लिए तो हम सबसे पहले त्यागेंगे। ठीक है, आप भी त्यागिए, आप भी डिसआर्ममेंट कीजिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया आज के समय पे अपने आप को जब प्रेजेंट करता है तो इट प्रेजेंट इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो आप कहोगे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट। जब नाम बनाया इंडिया ने तो वहाँ से इंडिया ने एक लीडरशिप वो भी रखा। तो ये भी एक है कि भाई नाम में 120 कंट्रीज हैं, एंड इंडिया को एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वॉइस या लीडर माना जाता है। फिर इसके अलावा एक और कारण है। इंडिया कहता है कि देखिए, एट प्रेजेंट इंडिया जो है G4 कंट्रीज के साथ में मिल करके, मतलब कोएलिशन बना करके काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक ग्रुप है 69 ग्रुप, उसके थ्रू भी मतलब सब मिल करके काम कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश पीस एंड इन सभी चीज़ों में। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है इंडिया की कि अकेला नहीं मांग रहा है। अकेला तो मांगता ही है कि हमें परमानेंट सीट दो, लेकिन उसके अलावा कोएलिशन बना के बाकी सभी कंट्रीज के साथ में मिलके भी प्रेशर क्रिएट करता है यूनाइटेड नेशन पे, सिक्योरिटी काउंसिल पे, कि परमानेंट मेंबरशिप दी जाए इंडिया को भी, जिसमें जापान एंड जर्मनी भी आते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है इंडिया की कि कोएलिशन के साथ में चलो, सबके साथ मिल करके मांगो। लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे। एक बार को चाइना इंडिया का कैंडिडेचर कि ठीक है आप अगर परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, एक बार को शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जापान को साथ में लेके जा रहे हो, चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बहुत ही लिमिटेड चांसेस है कि फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी को एक्सेप्ट करें एज अ परमानेंट मेंबर इन यूरोप। तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
कि कोएलिशन करते तो हैं, हम G4 में जाते तो हैं कि सबके साथ मिलकर प्रेशर क्रिएट करेंगे, वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू क्रिएट अ प्रेशर, बट इतनी कारगर नहीं होगी। दूसरा, समय समय पे इंडिया ने अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए कितनी बार हुआ है कि नॉन परमानेंट मेंबर बना है। अभी जैसे 2023 का जो साल है वो इंडिया के लिए एक गोल्डन ईयर था। क्यों? क्योंकि परमानेंट मेंबर, सॉरी, नॉन परमानेंट मेंबर भी था इंडिया, और यहाँ पर इंडिया को प्रेसिडेंटशिप भी मिली इसकी। ठीक है, आप देखेंगे G20 की प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट G20 हियर। बाकी यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर भी इलेक्ट किया गया था इंडिया को। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स 2023 में हुए हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये दिखाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को चाहती है, और तभी तो इतनी बार इलेक्ट किया गया है इंडिया को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का बहुत अच्छा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर में डिफीट कर दिया गया हो। ठीक है, इट वॉज जापान, आई थिंक इन 1966। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो इट हैज़ बिन ऑलवेज अ गुड रन फॉर इंडिया। बाकी इंडिया ने रिसेंटली अपनी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी चेंज की है, अपनी पोजीशन भी इस चीज़ पे की है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बनना डिजर्व करता है। तो यही कारण है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी यही थी कि हम जो है परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए खड़े ही नहीं होंगे। काफ़ी लंबे समय तक इंडिया ने ये नहीं किया था, लेकिन अल्टीमेटली अभी देखते हैं तो हम नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया था इंडिया को, विच अगेन प्रूव्ड कि पूरी दुनिया भी चाहती है कि इंडिया को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिले। ठीक है, इंडिया को ओवरवेलमिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो एक्चुअली में यूएसए ने ऐसे वादे भी किए थे, इंडिया ने ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों चेंज की अपनी? क्योंकि यूएसए ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको हेल्प करेंगे ग्रेट पावर स्टेटस एक्वायर करने में, लेकिन बदले में आपको सही डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, जैसे कि यूएसए ने कहा कि हम आपको जज करेंगे। ठीक है, पहले यूएसए ने कहा था उस समय पे 2000 आई थिंक 10 की बात है ये। तो उस समय पे यूएस ने कहा था कि हम प्रोवाइड करेंगे ग्रेट पावर स्टेटस और ये सभी चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम हो गई फिर यूएस उसके साथ में, इंडिया के साथ में। ट्रेजेडी ये हुई कि 2011 में क्राइसिस हुआ। ठीक है, आप देखेंगे मिडल ईस्ट में भी, लिबिया, सीरिया, ये सारे क्राइसिस इमर्ज होने लगे। तो जब ऐसा हुआ तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू टेक डिसीजन। ठीक है, एट एट दोज टाइम्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉमिस तो काफ़ी किया गया था इंडिया को कि आपको परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी यूएसए की तरफ से, बट अल्टीमेटली इट डिड नॉट वर्क आउट इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन आज के समय पे इंडिया के लिए परमानेंट मेंबरशिप, परमानेंट सीट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, नई दिल्ली में कोई भी सरकार बन रही है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की टॉप प्रायोरिटी है उस पर परमानेंट सीट आती है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, चाहे फिर वो रामचंद्र गुहा हो, श्याम सरन हो, प्रोफेसर रमेश ठाकुर हैं, किशोर महबूबानी हो गए, या सी राजा मोहन हो गए, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो यही कहते हैं कि भारत को परमानेंट सीट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सी राजा मोहन कहते हैं कि असली गोल ये नहीं है कि इतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है परमानेंट मेंबरशिप बनना, बट इंडिया यहाँ पर बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाना चाहता है बेसिकली। अगर इसका पार्ट बनता है तो बार्गेनिंग पावर इंडिया की इंटरनेशनल स्फेयर में थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे थिंकर्स बोलते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वो, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स ऐसा भी कहते हैं, जैसे श्याम सरन है, वो कहते हैं कि भाई जो परमानेंट मेंबरशिप का गोल है आपका, ये एक इल्यूजन है, ये छलावा है, इसके पीछे भागो मत। आप अपनी रियल स्ट्रेंथ पे फोकस करो, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करो, अपनी इकोनॉमिक को स्ट्रांग करो, डू नॉट रन बिहाइंड परमानेंट सीट। ऐसे ही रामचंद्र गुहा भी कहते हैं कि यूएन का परमानेंट सीट मेंबर बनना ये सुपर स्टारडम है, इस रेस के पीछे मत भागो,
अपने अंदर झांको और अपनी डेवलपमेंट करो। इंटरनल डेवलपमेंट पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि परमानेंट सीट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस समय पे किशोर महबूबानी जैसे थिंकर्स कहते हैं कि इंडिया जो है उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अपने कंधों पे बहुत बड़ा बोझ लेके घूम रहा है। ठीक है, अपने सर पे पहाड़ बना लिया है इंडिया ने, और उस पहाड़ के चलते इंडिया इज यू नो बिकॉज ऐसा होगा नहीं, इट्स नॉट दैट इजी पहली चीज़ तो। एंड अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज तो उस पहाड़ से आप नीचे ही गिरोगे अगर आप ये सोच रहे हो कि परमानेंट सीट मिल जाए एंड ऑल। सो द गोल शुड बी दिस कि इंटरनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए रादर देन रनिंग बिहाइंड दिस इल्यूजन। ऐसा कुछ थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो मेनली अगर हम बात करें तो यही है सारा मुद्दा आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म्स एंड इंडिया का क्या केस है। बाकी थिंकर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, एंड आई टोल्ड यू इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रिजिड इसीलिए है इतना। ठीक है, तो देखते हैं अगर होपफुली फ्यूचर में, क्योंकि देखिए इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, तो इंडिया अभी रशिया के साथ में सभी के साथ में एंगेज कर रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि कल को परमानेंट सीट दे दी जाए। बट अगेन जैसा इन थिंकर्स ने कहा है कि हमें इंटरनल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आपका जो सारा टॉपिक था यूएन सिस्टम को लेकर के वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल। हमारे यहाँ पर 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पेपर 2 सेक्शन बी में। 8 में से 4 टॉपिक हो चुके हैं, 4 बचे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो सब टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करते हुए आए हैं, इंक्लूडिंग दिस टॉपिक नंबर 9। ठीक है, तो अब कल के लेक्चर में हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे, थोड़ा अफ्रीका लैटिन अमेरिका पे देखेंगे, एंड फाइनली फिर एक बार इसको भी कंसोलिडेट कर देंगे एक लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए वील हैव टू डिस्कस इट, अदरवाइज आप कहोगे कि ये तो डिस्कस ही नहीं किया है। बट ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में आता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको डिटेल में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए मैं आपको जो नोट्स दूंगी आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आज के समय पे प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हैं, राइट। तो बट आज का पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है फिर भी हम उसको देख लेंगे एक बार। प्रेजेंट जो सिचुएशन है आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। तो इसका एक लेक्चर मैं लूँगी आपके लिए, लेकिन अल्टीमेटली नोट्स फॉलो कर लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्पेसिफिकली राइज ऑफ सुपर पावर एंड ऑल, देखिए लास्ट टाइम जब सिलेबस अपडेट हुआ था 1993 में, उसके बाद से 2023 भी ख़त्म हो गया, 30 साल हो गए हैं, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ PSIR का। यही कारण है कि आउटडेटेड टॉपिक्स आपको दिखेंगे, बट हम पढ़ लेंगे उसको एक बार। आज की जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, वो भी थोड़ा बहुत समझेंगे। तो पेपर 2 सेक्शन है, सेक्शन भी साथ में चल रहा है। जब ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि पेपर 1 सेक्शन बी IGP सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, IGP सेक्शन भी देखोगे आई थिंक कुल मिलाकर के 10 से 11 टॉपिक है, तो आई थिंक it will not take much time. I'll try to finish it in 15 to 20 classes. ठीक है, उसका कारण ये है कि फैक्चुअल पार्ट आपने सब ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं आपको सिर्फ एनालिटिकल पार्ट या जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए PSR के पर्सपेक्टिव से वो वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।